नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय 4 है उसमें हमने अब तक पढ़ चुके हैं मांग की धारणा, अनुसूची और वक्कर। अब हम उसमें भी थोड़ा सा और टॉपिक करवा दिया था, मांग फलन या इसके निर्धारक तत्व, लेकिन उसको एक्सप्लेन करवाना रहता है। तो अभी हम यही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व, और उसके बाद मांग का नियम पढ़ेंगे हम। तो मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया था, छोटा सा, जिसमें ये बताया था व्यक्तिगत मांग फलन होता है और दूसरा बाजार। तो हम व्यक्तिगत में जो बताए थे, दो बार तो पी आएंगे, यानी एक ये जिसके साथ स्वयं की कीमत है उस वस्तु की, पी एक्स, एक पी आर था। आर का मतलब संबंधित वस्तु की, वाई का मतलब इनकम, टी का मतलब टेस्ट और ई का मतलब थे एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाएं हैं। तो इनको ही हम डिटेल में करेंगे कि किस तरह से ये तत्व इस एक्स वस्तु की डिमांड यानी मांग को प्रभावित करते हैं, कि हमारी ये पेंसिल है या कोई भी चीज़ खरीदते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी एक्स। डी एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तुम सीधा लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तु की स्वयं की कीमत। क्या? वस्तु की स्वयं की कीमत। तो वस्तु की स्वयं की कीमत का मतलब क्या है, ये एक्स वस्तु है, उसकी ये जो मांग है, और ये पी एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी कीमत। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, नेगेटिव। क्यों? हमने शुरू में पढ़ा भी है, मांग का जो बताया था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी क्या है, हम जो वस्तुएं हैं, मांग है, वो क्या करने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं। तो देखो, वस्तु की स्वयं की कीमत तथा वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है जब अन्य तत्व क्या हो, समान हो। अन्य तत्व का मतलब जो पी आर है, वाई है, टी है, ई है, ये सब समान है, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। केवल अगर कीमत बदल जाती है तो उस वस्तु की मांग भी बदल जाती है, और दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक। दूसरा हमने पढ़ना है अब डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ पी आर। पी आर का मतलब क्या, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इसमें पॉइंट क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से उनको प्रभावित करती हैं। तो संबंधित वस्तुएं क्या बताई थी, दो वस्तुएं बताई थी। तो सबसे पहले हम दो वस्तुओं में पढ़ेंगे पूरक वस्तु। पूरक का मतलब कौन सी, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा। पूरक वस्तु हमेशा 2 नंबर में भी आता है और स्थानापन्न वस्तुएं भी, इनके उदाहरण भी आ जाते हैं 1-1 नंबर में। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पूरक वस्तुएं जो संयुक्त रूप से मांग को पूरा करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। संयुक्त का मतलब दोनों मिलके, जैसे पेन और स्याही। बिना स्याही के पेन नहीं चल सकता, और पेन के बिना स्याही का कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे ही कार और पेट्रोल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे जूते हैं, एक जूते के बिना दूसरा पूरा नहीं है। एक हमारे सॉक्स है, सॉक्स के बिना दूसरे सॉक्स अधूरी है। तो इसका मतलब जो संयुक्त रूप से मांग को पूरा करती है उन्हें क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न का मतलब जिसको हम बदल सकते हैं, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसी है, पी आर। पी आर का मतलब संबंधित वस्तु है जो इसकी एक्स वस्तु की मांग को किस तरह से प्रभावित करती है। जब एक्स वस्तु की जगह हम वाई का वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तु। भी इस एक्स की जगह हम कोई दूसरी वाई संबंधित वस्तु ले लेते हैं। जैसे पेप्सी है, पेप्सी की बजाय अगर दुकान पे जाके पूछते हैं पेप्सी है, नहीं है, तो दूसरे कोक भी ले सकते हैं। घर में जैसे चाय है, कॉफ़ी है, तो अगर चाय है तो चाय बना के पी लेते हैं, अगर कॉफ़ी नहीं है तो, और कॉफ़ी है तो हम क्या है, चाय है वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसको भी पी सकते हैं। यानी एक दूसरे की अल्टरनेट है, यानी एक दूसरे के स्थानापन्न है। तुम और बहुत सारे उदाहरण जितने भी सोच सकते हो वो लिख सकते हो इसमें, जिसके जिसके बहुत सारे विकल्प होते, ठीक है, उसको हम एक दूसरे स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने ये ध्यान रखना है, जो पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु का इस एक्स वस्तु के साथ कैसा संबंध होगा, ऋणात्मक। वो कैसे होगा ऋणात्मक, जैसे पेन है, पेन है, पेन की यदि कीमत, पेन ये आर लगा लो यहाँ पे, पेन की अगर ये कीमत है वो कीमत बढ़ जाती है, कीमत पेन की बढ़ जाती है, तो जो स्याही है
उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। यानी दोनों के बीच में संबंध कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसे ही कार है, कार की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम कार नहीं खरीदेंगे, कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग है अपने आप घट जाएगी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक। दूसरी साइड में स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है कि हम जो ये आर है, इस आर की जगह हम चाय लिख लेते हैं। तो चाय की यदि कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या है, चाय को नहीं खरीदेंगे। किसको खरीदेंगे, दूसरी वस्तु, उसका जो अल्टरनेट है। अल्टरनेट कौन सा है, चाय की जगह कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोनों में कैसा संबंध है, इन चीज़ों में, कॉफ़ी और चाय में, ये दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न है। तो इसकी कीमत के बढ़ने पर इसकी मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों में संबंध कैसा होता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। यहाँ पे तुमने पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु के बारे में बताना है। इसमें इतना ही लिखना है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से उस वस्तु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है आय। किसी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की आय का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अन्यथा तो यदि स्थिर है और हमारी आय बढ़ जाती है तो हमारी क्या हो जाती है, भी मांग भी बढ़ जाएगी। यानी दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, धनात्मक। भी मेरी आय बढ़ जाएगी तो मैं ज़्यादा वस्तुएं मांगने लग जाऊंगी। तो इसका मतलब यही होगा कि दोनों में, इस एक्स वस्तु का और वाई का संबंध कैसा होगा, धनात्मक। आय के बढ़ने से हम इस एक्स वस्तु की ज़्यादा मांग करने लग जाएंगे। दूध है, अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो हम, जैसे दूध है ये, तो दूध की मांग ज़्यादा करने लग जाएंगे। उसके बाद है रुचि। रुचि का भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मांग के ऊपर। यदि हमारी रुचि बढ़ जाती है किसी वस्तु के प्रति तो हमारी मांग भी बढ़ जाएगी, और रुचि के कम होने पर हमारी मांग भी कम हो जाती है। इसका मतलब टी, यानी टी के, टेस्ट के बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और घटने से ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद है संभावनाएं। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावनाएं हैं, मान लीजिए जो सोना है, सोना की कीमत क्या है, आगे भविष्य में बढ़ने की संभावना है, तो हम उस वस्तु की अभी मांग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि आगे महंगी हो जाएगी, अब सस्ती मिलने लग रही है तो हम सस्ती वस्तु को खरीदेंगे। और अगर हमने ये संभावना लग रही है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो वर्तमान में हम नहीं खरीदेंगे। भाई सोना आगे सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे, अब महंगा है। तो इसका मतलब क्या है, इस संभावना का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि संभावनाएं क्या हो रहे हैं, बढ़ने की संभावना है, तो फिलहाल हम उसकी क्या कर देंगे, आगे कीमत बढ़ने की संभावना है तो अब मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दोनों में संबंध कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये जो पॉइंट बनते हैं 5, स्वयं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, आय, रुचि, और जो रुचि और प्राथमिकताएं हैं और संभावनाएं हैं, ये क्या है, आगे ये केवल 5 पॉइंट है। ये व्यक्तिगत को प्रभावित करती है, व्यक्तिगत मांग को। हमने क्या पढ़ना है इसके साथ साथ, मार्केट का भी। मार्केट में क्या है, 2-3 पॉइंट और उसमें ऐड हो जाएंगे, जिसमें से क्या क्या है देखते हैं। बाजार मांग फलन। बाजार का मतलब MKT, DX तो वही है, डिमांड ऑफ एक्स वस्तु की जो डिमांड है वो मार्केट की देखेंगे। बी, बाजार में क्या है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये PX, PR, Y, TE, यहाँ तक तो ये सारी क्या रहेंगी, सेम, इतने पॉइंट तो सेम रहेंगे। GP ये देखेंगे, N और YD। GP का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो भाई, G और P। GP का मतलब है सरकार की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की। GP का मतलब सरकार की नीति। N का मतलब नेशनल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। YD का मतलब क्या है, आय का वितरण, यानी Y का मतलब इनकम है, D का है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका बंटवारा कैसे करेंगे हम। तो ये 3 पॉइंट और मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बाजार की मांग को। कि सरकार कैसे नीति अपनाती है जिससे कि इस वस्तु की मांग बदल जाएगी। जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, घट रही है, उसके अकॉर्डिंग भी ये मांग बदल जाएगी। आय का वितरण का मतलब यहाँ पे क्या है, यदि देखो इसमें आय के वितरण का भी देखेंगे अलग से।
पहले एक का देख लेते हैं। जीपी, सरकार के द्वारा बनाई गई नीति के आधार पर भी बाजार की मांग प्रभावित होती है। सरकार क्या करती है, कैसी नीति बनाती है? भी सरकार के दो काम हैं, या तो सरकार टैक्स लगाती है या सरकार आर्थिक सहायता देती है। कर लगाने से क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर क्या कर लेती है, कर लगा देती है, तो उससे क्या होगी, वस्तुएं बढ़ जाएगी। अब ड्रिंक है, जो शराब है या तंबाकू है, ये इन चीज़ों को सरकार क्या चाहती है, ये बंद हो जाने चाहिए। तो इसके लिए ऊपर सरकार क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। इससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और उसकी मांग कम हो जाएगी। यानी समाज के कल्याण के लिए जो चीज़ें अच्छी है उस पे तो सरकार क्या कर सकती है, आर्थिक सहायता देती है। और जो समाज के कल्याण के लिए बुरी है उन पे क्या लगाती है, सरकार कर लगा देती है, जिससे कीमत बढ़ जाती है और उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। आर्थिक सहायता का मतलब है सरकार उन वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने के लिए ये आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे समाज का कल्याण हो, जिसके करने से उत्पादन को जो भी उत्पादक है, जो बनाने वाला है उसको उत्पादक कहते हैं, उसको कुछ सहायता दे देती है और उससे उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मांग बढ़ जाएगी। जैसे सिलेंडर वगैरह है, गैस सिलेंडर है, तो उन पे सब्सिडी मिलती है, तो वो सरकार देती है ताकि आम जनता उनका उपयोग कर सके। तो इसलिए इस मांग को सरकार की पॉलिसी के द्वारा भी क्या होती है, मार्केट डिमांड इफेक्टेड होती है, जिसमें सरकार दो काम करती है, या तो कर लगाती है या आर्थिक सहायता। करों से कीमतें बढ़ जाती हैं, आर्थिक सहायता से कीमतें घट जाती हैं, और कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी और कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इस दोनों का ये प्रभाव पड़ेगा मार्केट डिमांड पर। उसके बाद है बाजार मांग का, बताया था एन। एन का मतलब नेशनल पॉपुलेशन है, सरकार जनसंख्या का आकार। अब जनसंख्या का आकार बढ़ने से क्या होगी, वस्तुओं की मांग। भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, जिस देश की जनसंख्या कम हो वो वस्तुओं की मांग कम करेंगे। उसके बाद है आय का वितरण, वाई डी का मतलब क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। आय का वितरण जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग मांग बढ़ेगी। यदि आय का वितरण समान है, यानी सभी लोगों की आय अच्छी है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। यदि अच्छी नहीं है, किसी के पास थोड़े पैसे किसी के पास ज़्यादा है, तो वो मांग क्या है, प्रभावित होती है। ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें मांग के निर्धारक तत्व पढ़े हैं हमने, जिसमें व्यक्तिगत मांग, फलन और बाजार मांग के पढ़े हैं। धन्यवाद बच्चों।